हमने फिटिंग शॉप, कारपेंट्री शॉप और मशीन शॉप, ये तीनों शॉप्स हमने कवर कर ली थी। और हमारी जो लास्ट पोर्शन जो रहता है वो है इलेक्ट्रिक शॉप की, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें लैब मैनुअल में अभी तक आप 3 पोर्शन जो हैं कंप्लीट कर चुके होंगे। एक आपका पहले जो मेटल शॉप थी, मेटल शॉप का आपको बताया था कि जब पोर्शन स्टार्ट होगा आपने में कवर पेज बनाना है। उसके बाद मेटल शॉप से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हमने की हैं और वर्क पीस जो बनाया वो आपने सारा उसमें जो है टाइप कर देना है, मेंटेन कर देना है। इसके बाद आपकी कारपेंट्री शॉप थी, तो आपने कारपेंट्री शॉप का एक कवर पेज बीच में बनाया होगा। उसके बाद फिर जो भी वुड वर्क से रिलेटेड, जैसे हमने टाइप्स ऑफ वुड और जॉइंट्स की टाइप्स जो थी, और इसके बाद जो हमने एक्टिविटी की थी वो आपने उसमें राइट डाउन करना है। इसके बाद आपने थर्ड जो थी मशीन शॉप, उसका फिर कवर पेज लगा के, वो एक ही एक्टिविटी थी, मेरे ख्याल से एक ही एक्टिविटी थी। उसमें आपने लेथ मशीन की कंस्ट्रक्शन टाइप्स जो जिस तरह आपको बताया था वो आपने उसको कर देना है। तो अभी तक हमारी कितनी एक्टिविटी हो चुकी हैं, या लैब टास्क या लैब एक्टिविटी? 8 या 9 तक मेरे ख्याल से हो गई हैं। कंफर्म कर दें कितनी हुई हैं। जी, कोई एक्टिविटीज़ जो हैं या लैब टास्क जो हैं वो 9 हमने कंप्लीट कर लिए थे। सर सेक्शन ए का जो ग्रुप 2 है उसने अभी वो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया सर उसको वहाँ तक किया था सर। इलेक्ट्रिक बोर्ड के बाद एक लेथ मशीन का भी था, वो मैंने बता दिया था। उसकी मैंने स्लाइड्स आप लोगों से शेयर कर ली। यस तो सर। ग्रुप 2 जो था वेडनेसडे वाला, डीपी वो का जो डेमोस्ट्रेशन मेरे ख्याल शायद से 9th टास्क है वो, शायद सॉरी दोबारा बताइएगा। 9th है हाँ, वो 9th है टास्क मेरे। वो ये है। हाँ हाँ, सही है। उसमें ये था कि जो आपका वेडनेसडे वाला ग्रुप था ना, ग्रुप 2, वो मेरे ख्याल से डेमोस्ट्रेशन के बगैर चला गया था, क्योंकि वो शायद नेक्स्ट डे से लॉकडाउन हो रहा था। तो लेकिन यस उनको सर। मैंने बता दिया था कि स्लाइड्स शेयर कर ली हैं आप लोगों के साथ, तो आपने उसको एक दफ़ा गो थ्रू करके बस उसकी जो थ्योरी थोड़ी सी लिखनी थी, जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन के टाइप्स जो हैं वो आप लोगों ने करना था। वो मेरे ख्याल से जो आपकी दूसरा, उसने कोई स्क्रीनशॉट भी बोर्ड की ले ली होगी, तो अगर मिस हो गया आपसे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो वो इतना कोई है भी नहीं था, वो 1-2 पेजेस का लेथ मशीन के बारे में लिखना होगा। वो स्लाइड से भी आपको मिल जाएगा, या इंटरनेट से थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करके वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो आपने करना है इलेक्ट्रिक शॉप जो करनी है, अब इसके लिए उसी तरह मैनुअल में आपने एक सेपरेट या कवर पेज जो है वो आपने लगाना होगा इलेक्ट्रिक शॉप के नाम से। और इसमें जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, मैं पहले कोई स्क्रीन शेयर कर दूँ। ये मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक शेयर की है। वाइट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? जी, ये कोई एक आध स्टूडेंट बता दे कि वाइट स्क्रीन आपको नज़र आना शुरू हो गई है।
सर अभी नहीं। ये अब आपके पास विजिबल हुई है या नहीं? जी सर ब्लैंक डॉक्यूमेंट विजिबल। अच्छा यस सर। ये इस तरह से पेज के सेंटर में ना आपने एक कवर पेज आ जाएगा मैनुअल में। साइज जो है वो फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉप जो है इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसमें हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं। जो इसमें नॉर्मली वही चीज़ें होंगी जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट में थ्योरी में या लैब में कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉप जो है ये बेसिकली इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कम्बिनेशंस जो यूज़ होते हैं वो हम किन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें आप लैब एक्टिविटी आगे बढ़ाऊँ। क्या लैब टास्क लिख रहे थे या एक्सपेरिमेंट साइज को आप ना यूनिफॉर्म कर लें, मतलब ये लैब एक्टिविटी का नाम ले लें। लैब एक्टिविटी मेरे ख्याल से लिखा लैब टास्क था, तो ये आपका लैब एक्टिविटी है। टास्क एक्टिविटी था ना, ठीक है। लैब एक्टिविटी 10 है ये आपकी, तो ये आपकी होगी इसको नाम दे लेते हैं कनेक्शन सर्किट्स। कनेक्शंस इन भाई अच्छा, ये आपकी सिंपल एक्टिविटी है कनेक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसमें डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े होंगे। कोई याद है किसी को?
एक तो कनेक्शन सिंपली आपके होते हैं सीरीज कम्बिनेशन वाले, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? आवाज़ नहीं आ रही थी, दोबारा बताइएगा। जिससे रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्ट हो। वेरी गुड। इसमें यही होता है सीरीज कनेक्शन या सीरीज कम्बिनेशन, वो होता है जिसमें जो आपकी रेजिस्टेंसेस हैं या जो भी अप्लायंसेस हैं वो सीरीज़ में लगे होते हैं, या इसको कह सकते हैं कि चेन की फॉर्म में लगे होते हैं, इन अ चेन फॉर्म। कि इसमें बैटरी का जो टर्मिनल है या कह लें बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, डेट इज़ कनेक्ट टू वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस या अप्लायंस, और जो इसी तरह जो सेकंड एंड ऑफ रेजिस्टेंस या सेकंड एंड ऑफ अप्लायंस डेट इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस या अप्लायंस। मतलब बैटरी का टर्मिनल जो है वो एक एंड से लगा हुआ है आपके रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है वो जो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके फर्स्ट एंड पे लगा हुआ है। इसी तरह वो चेन की फॉर्म में आगे जितनी रेजिस्टेंसेस या अप्लायंसेस आपने लगाए हुए हैं वो चेन की फॉर्म में आगे कंटिन्यू होंगे, और जो लास्ट आपका अप्लायंस होगा या लास्ट रेजिस्टेंस होगी उसका जो सेकंड एंड है वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट end of resistance, and then the second end of resistance is connected to the first end of next resistance, and so on until the second end of last resistance is connected to the negative terminal। अच्छा, और सीरीज कम्बिनेशन में ये होता है कि आपका जो करंट फ्लो है वो सेम होता है। अच्छा, सीरीज कम्बिनेशन में आपका करंट जो है वो सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। करंट बेसिकली होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो आपके सीरीज़ में जो है वो सेम करंट आपका फ्लो होगा हर रेजिस्टेंस से या हर अप्लायंस से। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें वोल्टेज जो है वो हर रेजिस्टेंस में वो डिफरेंट होगा। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू एज अपोज टू पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन में इसके अपोजिट है कि आपके जो अप्लायंसेस हैं या रेजिस्टेंसेस हैं वो आपकी एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। एंड टू एंड मींस के द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर ट्विस्टेड टुगेदर या कनेक्टेड टुगेदर, एंड द सेकंड एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब इनके जो बोथ एंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपस में मींस के हर रेजिस्टेंस का जो एक एंड है वो आपस में ट्विस्ट किया हुआ है और दूसरा एंड जो है वो आपस में ट्विस्ट किया हुआ है। और बैटरी टर्मिनल्स जो हैं वो दोनों एंड्स पे होंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पे कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पे कनेक्ट कर देंगे, जहाँ हमारे पास सारी रेजिस्टेंसेस या अप्लायंसेस का जो टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है, लेकिन इसमें जो आपका पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज सेम होगा। इसमें सीरीज कम्बिनेशन का हो गया, सेकंड आपका है पैरेलल कम्बिनेशन।
सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम है। आपका सेम होता है, ठीक है। और इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो फॉर्म, जबकि आपका जो पैरेलल कनेक्शन है या पैरेलल कम्बिनेशन है, इसमें जो आपका वोल्टेज है वो जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं उन सब में वोल्टेज जो है वो सेम होगा और करंट जो है वो डिफरेंट होगा। और करंट आपका डिपेंड कर रहा होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो कितनी ऑफ़र हो रही है। मतलब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी इलेक्ट्रिक सर्किट में कि रेजिस्टेंस क्या होती है, डेट अपोजिस करंट। मतलब करंट को जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी उतना कम करंट जो है फ़्लो करेगा उस पाथ से। जिस पाथ में जितनी कम रेजिस्टेंस होगी वहाँ से ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा। या यूँ कह लें कि अगर तो करंट को कोई ऐसा पाथ मिल जाता है कि जिसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस है, या इन अदर वर्ड्स के वो शॉर्ट है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान एक सिंपल आप जंपर लगा दें। जंपर मीन्स कि वो ज़ीरो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कोई नहीं है, तो करंट जो है प्रेफरेबली उस पाथ से फ़्लो करेगा। जिस पाथ में रेजिस्टेंस होगी करंट जो है लेस लाइकली वहाँ से फ़्लो करेगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी वैसे ही उतना करंट जो है वो कम फ़्लो करेगा। मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम से कम फ़्लो करेंगे। अच्छा, सीरीज़ में एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि सीरीज़ में आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं या जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब में करंट जो है वो सेम फ़्लो करेगा, क्वांटिटी ऑफ करंट सेम होगी। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में voltage across every resistance या voltage across every appliance will be same while current will be different। ये तो आपका हो गया सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। अच्छा, इसमें आपने जब मैनुअल में ये एक्टिविटी बनानी है तो इसमें आपने सीरीज कम्बिनेशन के मुतालिक थोड़ा वो लिखना है जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, और पैरेलल कम्बिनेशन के मुतालिक भी लिखना है, और इसकी आपने डायग्राम से बनानी है। डायग्रामेटिकली आपने बताना है कि सीरीज़ कनेक्शन जो है वो किस तरह हम लगाते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस लगा के बैटरी जो है वो चेन की फॉर्म में लग जाती है, और पैरेलल में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है कि रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके अक्रॉस एक बैटरी लगी होती है। तो आपने ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी बता के और इनको डायग्राम की फॉर्म में या ग्राफिकली भी जो है वो मैनुअल में इसमें बनाना होगा। बेशक वो इलेक्ट्रिक सर्किट ही हो, सिंपल आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस शो कर दें, बैटरी शो कर दें, और उस तरीके से आप सीरीज़ पैरेलल सर्किट दिखा सकते हैं। या फिर अगर अप्लाइंसेस लगाना चाहें, मतलब लाइट बल्ब से शो करना चाह रहे हैं कि सीरीज़ में और पैरेलल में, उस तरह भी कर सकते हैं। अप्लाइंसेस की फॉर्म में भी डायग्राम दिखा सकते हैं और सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ये आपकी मतलब एक्टिविटी शॉर्ट ही होगी, मतलब नॉट मोर देन सिंगल पेज। मतलब बहुत भी आप इसमें कर लेंगे तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 1 पेज। तो इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपकी होगी उसमें हम देख लेते हैं सीरीज़ पैरेलल कनेक्शंस का। क्लियर है सबको कि
किसी को कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन? अच्छा, रोल नंबर 315 बैठे हुए सेक्शन ए से रोल नंबर Yes, sir. यस सर। 315 दो बंदों का रोल नंबर है, एक का है ये तो। दो सर आप बंदे हैं। हाँ, सर आपने पूछा था ना कि समझ आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है चलें, ऑलराइट, सही। अच्छा 315 आप सीरीज़ का थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि बाकियों को भी अगर किसी को नहीं समझ आई तो। जी रोल नंबर 315, आवाज़ आ रही है आपको? इसका सीरीज़ कनेक्शन का थोड़ा सा बता दें, रिपीट कर दें बल्कि। अच्छा रोल नंबर 261। यस सर। हाँ हाँ, ये सीरीज़ का थोड़ा सा रिपीट कर दें। सीरीज़ कम्बिनेशन में सर क्या सीरीज में ये फीचर होता है कि वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और उसमें करंट सेम रहता है हमारे पास। ठीक है, उसमें चेंज क्या होता है? सब वोल्टेज चेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा रोल नंबर 291 बैठे हैं। Yes, sir. हाँ, आप पैरेलल का थोड़ा सा रिपीट कर दें। सर पैरेलल में ऐसा होता है कि हमारे पास करंट डिफरेंट फ्लो होता है हर रजिस्टर में से और वोल्टेज सेम रहता है और ये एंड टू एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। सही, ठीक है, मतलब इनके जो दोनों एंड्स हैं वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं, मतलब जितने भी आप यस सर, रेजिस्टेंस आपस में लगाएंगे। जी जी। हाँ, ट्विस्ट किए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस जो मिनिमम होगी, करंट उसमें कम फ्लो करेगा या ज़्यादा फ्लो करेगा? सॉरी सर, समझ नहीं आया। आपने डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में लगाई हुई हैं, तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा या कम फ्लो करेगा? सर ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, सही, बिकॉज मोर रेजिस्टेंस ऑफर मोर अपोजिशन टू द करंट। जितनी कम यस रेजिस्टेंस होगी वो करंट को मोर इजी पाथ मिलेगा। यस सर। ठीक है, सही, चलें, आई होप कि इस सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में डिफरेंस जो है वो सबको क्लियर होगा। जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया अभी उनको भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं स्विचेस। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम स्विचेस को देखा। आप लोग ना अपना माइक म्यूट ही रखें, जिसको क्वेश्चन करना हो वो अपना अनम्यूट करे और क्वेश्चन करने के बाद में दोबारा से म्यूट कर लें, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन आ जाती है फिर। हाँ, ये इसको कर लें, टाइप्स ऑफ स्विचेस। अच्छा, लैब एक्टिविटी 11 में जो है हम टाइप्स ऑफ स्विचेस जो हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं।
अब इसमें आपने देखा होगा घरों में भी या वैसे भी कि हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ स्विचेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अक्सर होता है कि हम किसी एक स्विच से एक ही अप्लायंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या समटाइम्स क्या होता है एक स्विच से हम मल्टीपल अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, या इस तरह की भी सिचुएशन होती है कि एक अप्लायंस को हम मल्टीपल स्विच से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एक लोड है आपका, कोई भी लेट से कोई अप्लायंस है, कोई सिंपल बल्ब है, उसको आप एक सिंगल स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसको आप डबल स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। या आपके पास दो अप्लायंसेस हैं तो उनको भी आप दो अप्लायंसेस को सेम स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए अलग अलग स्विचेस जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मतलब इसमें भी वो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की थ्योरी जो है वो यूज़ होगी। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी फॉर्म होगी वो होगी आपकी इसको हम कह लेते हैं वन लोड विथ सिंगल स्विच, लोड विथ वन स्विच या वन लोड विथ सिंगल स्विच। ये फर्स्ट टाइप होगी। अच्छा, इसमें डायग्राम जो है, चलें अभी इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी मैं फिर इसके बाद स्लाइड शेयर करूँगा, उसमें आप डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे इसको। बहरहाल आपने जब ये मैनुअल में इसको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपने थ्योरी लिखने के साथ इसकी डायग्राम भी बनानी होगी। जिस तरह आपने ऊपर सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में या तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस और बैटरी की फॉर्म में भी आप सर्किट बना सकते हैं या अप्लायंसेस भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो है आपका टाइप्स ऑफ स्विच, इसमें जो वन नोड विद वन स्विच जो है, इसमें क्या होगा, एक कोई अप्लायंस लगा हुआ है, उसमें आप कोई सिंपल बल्ब भी बना सकते हैं या सिंपल कोई लोड जो है वो आप रिप्रेजेंट कर लें या रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लें कि एक लोड लगा हुआ है। उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक लाइन आपकी न्यूट्रल होती है जो कॉमन होती है और एक आपकी लाइव होती है, एक लाइव वायर होती है और एक न्यूट्रल होती है। जो करंट आपका पास करता है वो जो आपकी लाइव वाली वायर है उसमें से पास करता है, और न्यूट्रल जो है वो पाथ कंप्लीट करने के लिए होती है। मतलब लाइव से करंट फ्लो करता है और न्यूट्रल की तरफ आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो इसमें स्विच जो आपने लगाना होता है वो आपने बीच में इस तरह लगाना होता है कि जो आपका लाइव का कनेक्शन आ रहा है उसका जो पाथ है वो ब्रेक हो जाए और स्विच ऑन करने से वो पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो स्विच बेसिकली क्या कर रहा है, स्विच एक्चुअली इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पासिंग थ्रू लाइव टूवर्ड्स द अप्लायंस। मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो कट डाउन कर देता है, तो वो आपके अप्लायंस तक या लोड तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। और स्विच को जब आप ऑन करेंगे तो वो पाथ कंप्लीट हो जाएगा और आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसको एक कंप्लीट पाथ मिल जाएगा और वो फ्लो के न्यूट्रल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के वन लोड विथ सिंगल स्विच, तो आपने इसकी डायग्राम भी बना देनी है। ये अभी मैं स्लाइड्स में आपको दिखा दूंगा, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं या इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगी, या इसको पेंट ब्रश वगैरह में वैसे ही बना सकते हैं, या पेंट ब्रश नहीं बल्कि जो आपने प्रोटियस वगैरह को यूज़ किया होगा कोई सिमुलेशन टूल, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन आपकी हो सकती है
वन स्विच। Okay, two loads with one switch. अच्छा, ये आप दोनों कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। वन लोड विद वन स्विच ये तो सिंपलेस्ट है। टू लोड्स विद वन स्विच ये आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप सीरीज़ में दो अप्लायंसेस लगा देते हैं या लाइट बल्ब लगा देते हैं तो उसमें क्या है, स्विच तो एक ही यूज़ हो रहा है लेकिन उसमें करंट सेम होगा और वोल्टेज ड्रॉप जो है दोनों में डिफरेंट होगा और वो डिपेंड कर रहा होगा किस लोड की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी ज़्यादा है। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप उस अप्लायंस में या लोड में होगा। और अगर आप पैरेलल में लगा देते हैं तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज स्विच एक ही यूज़ होगा दोनों अप्लायंसेस के लिए लेकिन वोल्टेज उसमें सेम प्रोवाइड होगा और करंट उसमें डिफरेंट हो जाएगा। डेट विल आल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा है उतना करंट कम फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस जितनी कम है उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसकी भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के आपने दोनों फॉर्म जो है इसकी बता देनी है कि सीरीज़ में अगर लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, टू लोड्स विद वन स्विच, और अगर पैरेलल में लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों कम्बिनेशन आपने बता देंगे। थर्ड केस इसमें हो सकता है वन लोड टू स्विचेस। तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस है या इसको कह सकते हैं कि ये इसको स्टेयर केस के नाम से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको मतलब स्पेशल केस ये आपका वन लोड विद टू स्विचेस जो है ये नॉर्मली स्टेयर केस कन्फिग्रेशन होती है। स्टेयर केस मीन्स के नॉर्मली अगर आपने कभी नोट किया हो कि सीढ़ियों में जो बल्ब लगा होता है उसको दोनों तरफ से स्विच या कनेक्शन दिए जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि नीचे से एक बंदा ऊपर जा रहा है तो वो नीचे से स्विच ऑन करेगा तो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। सीढ़ियों से ऊपर जाके जब वो दोबारा बटन प्रेस करेंगे जो ऊपर लगा हुआ है तो लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी। मतलब ये दोनों साइडों से कंट्रोल हो रही है, एक साइड से अगर ऑन हो रही है तो दूसरी साइड से ऑफ हो रही है और इसी तरह वाइस वर्सा दूसरी साइड से अगर नीचे आते हुए ऊपर से ऑन की है तो नीचे आके जब बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। मतलब ये अल्टरनेटली एक दूसरे के रिवर्स में दोनों स्विचेस ऑपरेट होते हैं। एक साथ नहीं हो सकते? नहीं, एक साथ आप कह रहे हैं ऊपर से भी प्रेस हो गया नीचे से भी प्रेस हो गया? जी सर। नहीं, एक टाइम में जब एक बटन आप प्रेस करेंगे ना, अगर पहले बटन से ऑन हो गई है तो दूसरा बटन जब आप प्रेस करेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगी। क्योंकि इसको मैं अभी डायग्राम में भी आपको मज़ीद दिखा दूँगा, बाकी इंटरनेट पर भी एक्सप्लोर करेंगे। इनके कनेक्शन इस तरह होते हैं कि जब आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो उसको सिर्फ एक ही पाथ मिलेगा, दूसरा पाथ नहीं मिलेगा। एक बटन को जब प्रेस करेंगे तो दूसरा बटन जो है वो ऑफ़ होगा और दूसरा बटन जब आप ऑन करेंगे तो पहले वाले का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और दूसरे वाले का कनेक्ट हो जाएगा। तो एक टाइम में ये इसके बटन दूसरे होते हैं, टू वे स्विच कहलाते हैं ये। एक आपके सिंगल वे स्विच होते हैं और एक आपके टू वे स्विच होते हैं। तो ये इसमें स्टेयर केस के लिए टू वे स्विचेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। मतलब इसको वन वे या टू वे स्विचेस भी कह सकते हैं या सिंगल थ्रो या डबल थ्रो स्विचेस भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में शायद आपकी नज़र से गुजरे हों कि एक स्विच आपके होते हैं जिसका एक ही कॉन्टैक्ट होता है, मतलब वो या तो नॉर्मली ओपन होगा या फिर क्लोज़ होगा। लेकिन जो टू वे स्विचेस होते हैं उनके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दो कनेक्शन होते हैं, या यूँ समझ लें उनकी दो पोजीशंस होती हैं।
वो नॉर्मल पोजीशन से ए पोजीशन पे भी जा सकते हैं, बी पोजीशन पे भी जा सकते हैं, जबकि जो वन वे स्विच हैं वो नॉर्मली ओपन से सिर्फ नॉर्मली क्लोज पोजीशन में, मतलब ज़ीरो पोजीशन से सिर्फ ए पोजीशन तक जा सकते हैं, उसमें देयर इज़ नो सेकंड पोजीशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है। जी सर। अच्छा, इसको अभी मैं कोशिश करता हूँ प्रेजेंटेशन में शायद हो कि डायग्राम, वरना ये कि आप स्टेयर केस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो उसका जो स्कीमेटिक है उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये स्विचेस जो हैं किस तरह लगे हुए होते हैं। मतलब दो स्विचेस हैं, दो स्विचेस के आगे एक बल्ब है, लेकिन वो एक टाइम में एक ही स्विच जो है वो ऑपरेट हो सकेगा। इसको स्पेसिफिकली स्टेयर केस के नाम से आप सर्च कीजिएगा तो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के उसकी डायग्राम जो है वो आपने इसमें बनानी होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमने पढ़ा था कि अगर स्विच यानी कि सर्किट में दो स्विच लगे हुए हों और बोथ आर ऑन तो सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें ये है कि अगर आपने सिंगल वे स्विच इस्तेमाल किए हैं, मतलब जिसकी सिर्फ एक ही पोजीशन है, अगर एक ही पोजीशन है तो उसका तो मतलब यही है कि वो दोनों स्विचेस ने पाथ जो है क्लोज़ कर दिया है, तो करंट जो है वो दो डायरेक्शन से फ़्लो होके जा रहा है, तो उसमें शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में फिर ज़ाहिर बात है हम कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई डिवाइस लगाते हैं, वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि अगर ये सिचुएशन हो जाए कि करंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट उसी सूरत में होता है कि जब करंट ज़्यादा फ़्लो होता है, और वो इसी वजह से होता है कहीं कनेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा क्लोज़ हो चुका होता है, करंट रेटिंग से ज़्यादा फ़्लो करता है, तो आपके अप्लाइंसेस जो हैं वो बर्न भी हो सकते हैं या फिर उसमें बर्न आउट हो जाता है, वायरिंग जल जाती है, वो इसी वजह से होता है। तो लेकिन ये है कि वो स्टेयर केस के लिए टू वे स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, मतलब उसकी दो पोजीशंस होती हैं, ऑन होने के लिए दो पोजीशंस होती है, एक पोजीशन ए होती है, एक बी होती है। तो ये आप इसको स्कीमेटिक इसका देखेंगे या डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर होगा कि स्टेयर केस जो है वो किस तरह जो ये स्कीम है किस तरह ऑपरेट होती है। तो ये एक्टिविटी 11 में ओके सर। ये आपने थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख के इन तीनों कम स्विचेस की, इसकी डायग्राम जो है वो भी आपने बनानी होगी। डायग्राम आप इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में भी बना सकते हैं और अप्लाइंसेस की फॉर्म में भी बना सकते हैं, मतलब कोई लाइट बल्ब भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिमुलेट भी कर सकते हैं, प्रोटियस वगैरह अगर आपने यूज़ किया है तो इसको सिमुलेट करके भी देख सकते हैं, और सिमुलेट करके वही आप उसकी स्क्रीन शॉट वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये दो एक्टिविटीज़ ये आपने कर लेनी है। अब मैं स्लाइड एक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, वो उसमें थोड़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। आवाज़ आपकी कट गई थी, दोबारा बताइएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करेंगे हम, जिस तरह ये लैब ऑनलाइन हो रही है ना। हम्म। आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, जो लैब्स हैं। यस सर। आपका जो वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के हवाले से जो आपका लैब वाला काम था ना, वो तो कंप्लीट हो गया था। इसमें तो आपको मज़ीद कोई ऐसा काम नहीं है जो आप जिसके लिए वर्कशॉप की लैब रिक्वायर्ड हो। जो आपको थोड़े बहुत सर्किट दिए जाएंगे इस एक्टिविटी से रिलेटेड, वो आप ब्रेड बोर्ड पे बना सकते हैं।
जो इजीली आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। ब्रेड बोर्ड पे या वायरो बोर्ड पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि एज सिंपलेस्ट एज पॉसिबल या बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अभी जो टास्क दिया जाएगा वो आपने ब्रेड बोर्ड पे बना के लाना है जब आपने साइकोमोटर डोमेन के लिए आना है। तो सर बल्कि लेकिन हम हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन। नहीं, आपने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आप लोगों ने मिड टर्म से पहले तो आपने ऑन कैंपस ही गुजारा है, तो उसमें आपने ज़ाहिर बात है लैब्स जो हैं वो 8 वीक्स तो आपने की हैं इधर लैब में। तो ब्रेड बोर्ड हैंडलिंग या कंपोनेंट्स हैंडलिंग, कंपोनेंट्स किस तरह लगाने हैं ब्रेड बोर्ड पे या कनेक्शन किस तरह करने हैं, वो तो सब आपको बात आना चाहिए। ऐसा नहीं है ओके सर, मतलब। वी विल ट्राई। यस। तो इसमें वर्कशॉप में तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है या दूसरे सब्जेक्ट्स में किया हुआ है उसी का हल्का फुल्का टच है। तो बाकी अगर आप कैंपस पे होते हैं तो इसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन ये है कि चलें सर प्रोजेक्ट असल वगैरह नहीं। सर असल में मसला ये है कि सर वर्कशॉप तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, ऑनलाइन समझ नहीं आती है। हम्म। हाँ ऐसे ही है, लेकिन ये है कि चलें जितना हो सकता है वो तो करें। कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना मतलब आपको मिनिमम लॉस के साथ जितना करवाया जा सकता है उतना करवा रहे हैं। बाकी डेफ़िनेटली वो तो आपकी बात ठीक है कि ऑन कैंपस जितना अच्छे तरीके से हो सकता है वो ऑनलाइन में तो उतना नहीं हो सकेगा, लेकिन ये कि जितना हो सकता है सर वो तो फिर हम करते हैं। सर असल में हमारे साथ औजार नहीं है घर में ना, तो जो नहीं आप कह उसमें रहे थे। हाँ। उसकी यस सर। उसकी ज़रूरत नहीं ना, आपने जो फाइलिंग वाला काम है वो कर लिया है, कारपेंट्री वाला काम भी आपने कर लिया है, उसका तो टास्क अब ओके सर। कोई आपको मिलना नहीं है। और सर अभी ये इलेक्ट्रिक हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ये जब हम ऑनलाइन करें ये क्या है सर? सॉरी दोबारा मतलब बताएं। हम्म, सर अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये आज जो हमने किया पैरेलल हाँ सीरीज हो, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे जब वापस आएंगे कैंपस। हाँ इसका मैं फिर आपको अभी क्लास ख़त्म होने से पहले बता दूंगा टास्क कि आपने प्रैक्टिकली इसमें क्या करके लाना है। तो वो जब आप आएंगे साइकोमोटर डोमेन के लिए तो आप ये घर से ही बना के लिए आए, यहाँ के भी बनाएंगे तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता। ब्रेड बोर्ड पे जस्ट कंपोनेंट्स लगाने और 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो आपने उस पे लगानी है। कंपोनेंट्स लेकिन कम से कम लेके आने हैं सारे, अगर आप घर से बना के नहीं ला रहे तो वो आप यहाँ के भी बना सकते हैं। सर असल में हमारा घर बहुत दूर है ना, मतलब मैं फाटा का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मसला बहुत होता है। नहीं तो उसमें आपका ग्रुप बना हुआ है ना 4 स्टूडेंट्स का, तो आपका कोई ग्रुप मेंबर जो है वो अरेंज कर सकता है चीज़ें। कोई एक ग्रुप मेंबर जो सर है उसकी पूछ जिम्मेदारी सकता हूँ। लगा दें जिस जो। सर असल में मेरा ग्रुप मेंबर्स है ना सर, वो लड़की है तो बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए सर नहीं तो मसला होगा। 4 स्टूडेंट्स हैं ना, ग्रुप तो कोई ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें चारों लड़कियां हैं, उसमें हर जो ग्रुप हैं उसमें एक से ज़्यादा नहीं है किसी ग्रुप में। वो इसी वजह से किया है ना कि एक ग्रुप में अगर चारों फीमेल्स आ जाएंगी तो उनके लिए मसला हो सकता है कि वो मार्केट कैसे जाएंगी, कंपोनेंट्स कैसे परचेज़ करेंगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि वो कलेक्टिवली जो है परचेजिंग वाला काम जो है वो भी ईज़िली हो जाए। अच्छा बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहेंगी, अभी टाइम है इसमें थैंक यू काफ़ी। सर। अच्छा मैं क्या करने लगा था, स्क्रीन शेयर, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो रही हैं? स्लाइड शेयर हो चुकी है आपके साथ? यस सर, शेयर हो रही है। यस सर। ठीक है। हाँ ये रखा। अच्छा इसमें हम इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें जो अभी हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं दो, इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकली जो है अप्लाइंसेस को या जो आपके लोड्स हैं उनको कनेक्ट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे।
अच्छा, मेनली हमारा फोकस होगा हाउस होल्ड वायरिंग तक होगा लिमिटेड, मतलब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की तरफ इतना नहीं फोकस करेंगे। जो आपकी हाउस होल्ड वायरिंग है या घरों में जिस तरह कनेक्शन करते हैं उसमें समटाइम्स हम सीरीज़ कनेक्शन प्रेफर करते हैं और समटाइम्स हम पैरेलल कनेक्शंस को प्रेफर करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस जगह हमने सीरीज़ कनेक्शन प्रेफर करेंगे, किस जगह पैरेलल करेंगे और कौन कौन सी वायरिंग यूज़ होगी और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें कंसिडर करने होंगे वाइल प्रोसीडिंग विद वायरिंग जॉब। तो उसमें वायर की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, किस पर्पस के लिए कौन सी वायर यूज़ करनी है, तो ये हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। उसके बाद फिर जो डिफरेंट वायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी सिलेक्शन हमने किस बेस पे करनी है वो हम देखेंगे। और वायरिंग जो है किन मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट मेथड्स जो हैं अडॉप्ट करते हैं हम, तो वो भी देखेंगे कि पास्ट में कौन से मेथड्स हैं और अब रिसेंटली जो है वो कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद फाइनली हम प्रोटेक्शन मेथड्स देखेंगे कि अगर आप एक्सेस करंट फ्लो कर जाता है तो हम अपने अप्लाइंसेस को प्रिवेंट करने के लिए, उनको बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से जो है मेथड्स या जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वायरिंग। ठीक है, तो इसमें फिगर में भी आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो है इज़ बेसिकली अ नेट ऑफ वायर्स connecting large number of devices such as fan, air conditioner, light switches, etc. to main power. Electric wiring is generally referred to insulated conductor used to carry current and associated device. ठीक है, इसमें वायर्स जो है बेसिकली वो क्या है, अप्लाइंसेस को आपस में कनेक्ट करती है और मेन से जो पावर आ रही होती है वहाँ से कनेक्ट करती है। मतलब मेन से जो पावर है वो आपकी अप्लाइंसेस तक जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो वायरिंग के थ्रू होती है। और ये इसके ऊपर जो कवर होता है वो कोई इंसुलेटेड मटेरियल होता है, क्योंकि जो इनसाइड जो कॉपर वायर या एलुमिनियम वायर या किसी और एलॉय कोई मेटल होता है उसकी वायर अंदर जो पास कर रही होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्शन के लिए वो इनकैप्सुलेटेड होती है एक इंसुलेटेड मटेरियल से कि करंट जो है वो इनसाइड ही है। ठीक है, और इंसुलेशन है वो नॉर्मली कोई प्लास्टिक मटेरियल होता है, पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक इसको कहते हैं सिंथेसाइज्ड प्लास्टिक, मतलब जो फैक्ट्री में इंजीनियर प्लास्टिक जिसे कह सकते हैं, तो ये उस मटेरियल की इसकी इनकैप्सुलेशन बनी हुई होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो आपकी दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी आइदर सिंगल फेस और थ्री फेस। सिंगल फेस जो नॉर्मली हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं जो मेन से आ रही होती है वो आपकी नॉर्मली 230 240 वोल्ट्स इतनी होती है और इसमें तकरीबन 10% की टॉलरेंस होती है। मतलब आपके 230 एग्जैक्ट नहीं आ रहे होते, कभी वो 240 तक भी चले जाते हैं, 50 तक भी चले जाते हैं इवन, और कभी ये 210 तक 220 तक इस तरह ये थोड़े से फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और इसी तरह जो थ्री फेस सप्लाई है ये आपकी ये 400 वोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और ये नॉर्मली आपके इंडस्ट्रियल पर्पस में या आपने अगर कोई हैवी मशीनरी लगानी है, जैसे अगर वर्कशॉप लैब की बात करें तो जैसे आपके यहाँ लेथ मशीन लगी हुई है या कोई सीएनसी मशीन लगी हुई है, तो उसके लिए फिर आपको थ्री फेस कनेक्शन चाहिए होता है, हैवी पावर चाहिए होती है, तो उस पर्पज़ के लिए फिर आप 400 वोल्ट्स या थ्री फेस कनेक्शन यूज़ करेंगे।
और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती हैं। ये इंडो पाक में जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मली यूज़ होती है वो 50 हर्ट्ज़ यूज़ होती है। कहीं इससे ज़्यादा भी होती है, कहीं से कम भी होगी, लेकिन नॉर्मली यहाँ जो आपका साउथ एशिया या इंडो पाक है ये 50 हर्ट्ज़ ही नॉर्मली इधर एप्लीकेबल है। इसलिए जो भी आप अप्लायंस लेंगे वो इसी रेटिंग के मुताबिक होंगे। 50 to 60 हर्ट्ज़ पे वो वर्क करते हैं। तो अप्लायंसेस भी जो डिज़ाइन किए जाते हैं जिस कंट्री के लिए होते हैं उसमें ये फैक्टर्स जो हैं ये कंसिडर किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ 230 वोल्ट्स आपको हाउस होल्ड के लिए मिल रहे होते हैं, अक्सर कंट्रीज में 110 वोल्ट्स होते हैं, उसमें वो करंट जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अक्सर अप्लायंसेस में ये दो ऑप्शन दी हुई होती हैं कि आप 110 पे भी उसको सेट कर सकते हैं 110 वोल्ट्स, और उसको 230 वोल्ट्स पे भी सेट कर सकते हैं कि यू कैन चूज़ आइदर फ्रॉम 110 और 230। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अप्लायंसेस डिज़ाइन किए जाते हैं कि मैक्सिमम जो है वो कवरेज हो, मैक्सिमम कंट्रीज़ में उसकी कवरेज हो। एक पॉइंटर में देखना चाहता हूँ। पॉइंटर नहीं है इसमें। अच्छा, ये इसमें ये आप देख सकते हैं जो अपर डायग्राम है या फिगर 2.1, ये आपका सिंगल फेस कनेक्शन है। इसमें इन तीनों में से लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 में से किसी एक के साथ हमने कनेक्ट होना है, और दूसरा आपका जो न्यूट्रल की लाइन है उसके साथ कनेक्शन देना है, और थर्ड जो है एडिशनली ये अर्थिंग हम करेंगे फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। मतलब जो आपको घरों में आ रही होती है वो इन तीनों लाइनों में से किसी एक लाइन से आ रही होती है, और सेकंड जो है वो न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। जबकि आपकी जो अगर 3 फेस कनेक्शन चाहिए उसमें क्या है कि आपके तीनों लाइन से आपके कनेक्शन होंगे और साथ में न्यूट्रल के साथ भी होगा। सिंगल फेज़ में सिर्फ एक कनेक्शन होगा और 3 फेज़ में तीनों लाइंस के साथ कनेक्शन होगा, और इसमें आपको 400 वोल्ट्स मिलेंगे। सही, अर्थ का क्या रोल होता है? अर्थ जो है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है कि अगर आपका कोई एक्सेस करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, वो सर्किट में फ़्लो करने के बजाय डायरेक्टली सिंक हो जाएगा वो। तो इसमें अक्सर बिल्डिंग्स में क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट एंटीना लगाया हुआ होता है, या थंडर लाइट एंटीना, मतलब जो आसमानी बिजली होती है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग की गई होती है। तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्टली जो है वो एंटीना उसको कैच करके डायरेक्ट उसको ग्राउंड कर देता है, तो वो बिल्डिंग में वो जो करंट है वो सर्कुलेट नहीं करता। तो ये जस्ट प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होता है कि आपकी जो एक्सेस करंट है वो सर्किट में फ़्लो करने के बजाय डायरेक्ट सिंक हो जाए, ग्राउंड हो जाए, या मतलब वो डेसिपेट हो जाए, ज़ाया हो जाए वो। सर सिंगल फेज में 2 कनेक्शन क्यों है? हाँ, सिंगल फेज़ में जो है कनेक्शन एक ही है, दूसरा कनेक्शन जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल आपका हर सूरत में यूज़ होगा पाथ को कंप्लीट करने के लिए। न्यूट्रल अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो इसमें ये होगा कि जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, और जब पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने के लिए ज़रूरी है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए, पाथ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कि इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से आ रही है एक पाथ से और दूसरे पाथ पे वो रिटर्न हो रही होती है। तो तभी मतलब उसको जब आगे रास्ता मिलेगा तो करंट फ़्लो होगा, और तभी आपके जो अप्लाइंसेस हैं वो आपके लाइट अप होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, वो ओपन सर्किट वाली सिचुएशन होगी। बीच में से कोई कनेक्शन ब्रेक है तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट की वजह से फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
इंटरप्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शट डाउन हो जाएगी, मतलब वो फ्लो नहीं होगी। तो ये सेकंड आप यहाँ भी देख लें, और ये अब यहाँ आपके पास 3 कनेक्शन है और चौथा जो है ये न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल जो है ये हर सूरत में होगा, चाहे सिंगल फेज़ है चाहे 3 फेज़ है, ये पाथ को कंप्लीट करने के लिए होता है। क्लियर है पॉइंट ये? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, इसमें जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स यूज़ करते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने किस इन्वायरमेंट में उसको यूज़ करना है, वहाँ टेम्परेचर रेंज क्या है, वहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ह्यूमिडिटी के हिसाब से देखना पड़ता है कि ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, सनलाइट और ये मॉइस्चर केमिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें जो केबल की टाइप है वो सिलेक्ट करनी होती है कि वो मैक्सिमम करंट कितना बियर कर सकती हैं वायर। मिसाल के तौर पे अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटर लगाना है तो उसके लिए जो नॉर्मल केबल है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ क्या है कि वो बर्न हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई हैवी वायर जो है वो जिसकी करंट रेटिंग ज़्यादा हो वो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो आपके सॉकेट जो है वो बर्न हो जाएगी। तो इस हिसाब से केबल सेलेक्ट करते हुए हमें उसकी करंट रेटिंग देखनी होती है कि मैक्सिमम वो अप्लायंस कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उस केबल की जो सस्टेनेबिलिटी है या करंट रेटिंग है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। केबल जो है वो आपकी डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है, मतलब जो घरों वगैरह में आम यूज़ होती है नॉर्मल अप्लाइंसेस के लिए। इसके अलावा कमर्शियल पर्पस के लिए जो आपकी मार्केट्स वगैरह हैं उसके लिए भी यूज़ होती हैं। और थर्ड है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जो आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं। तो इन तीनों पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल जो हैं वो यूज़ होंगी। कि घरों में आप थोड़ी हल्की वायर भी, मतलब अगर अप्लाइंसेस को इतने ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल में ज़ाहिर बात है कोई अप्लाइंसेस थोड़े हैवी हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ी आप दरमियानी वायर यूज़ करेंगे। और इंडस्ट्री में ऑब्वियसली 3 फेस कनेक्शन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या स्पेशल केबल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई हमने वो करना है पल्स के लिए यूज़ करनी है केबल, तो उस पर थिकनेस डिपेंड करती है। किसके लिए? सर फॉर एग्जांपल हमने कोई करंट वगैरह पल्स के तौर पे यूज़ करना है फास्ट, हाँ, सिग्नल के लिए सिंपली, तो उसके लिए आप थिकनेस डिपेंड करती है वायर की। आपका वो बीच में एक वर्ड मिस हो गया था, आप किस टायर के लिए कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिग्नल के लिए थिकनेस डिपेंड करती है अच्छा, मतलब वायर आपने कोई सिग्नल जनरेट करना है, मतलब यस क्या है ना, सर, कोई साइन वेव को साइन वेव या इस तरह की कोई वेव जनरेट करनी है? यस सर। नहीं, इस पे तो थिकनेस का ऐसा कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन इसमें फिर डिपेंड ये करता है ना कि आपने जो है अप्लायंस कौन सा लगाया हुआ है। लोड पे डिपेंड कर रहा होता है कि लोड जो है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। ओके सर। वेव सिर्फ आप जनरेट कर रहे हैं तो वो आपका अगर ये मतलब है कि फंक्शनल जनरेटर से कोई वेव आ रही है तो वो तो सिर्फ आप चेक कर रहे हैं, उसके लिए तो आप सिंपल एक जंपर लगा दें, उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। ओके सप्लाई, अगर सप्लाई में आप डायरेक्ट चेक कर रहे हैं या वहाँ से आप कोई जंपर लगा दें उसमें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लोड पे लगाएंगे किसी, मिसाल के तौर पे आगे आप एक एलईडी पे लगा रहे हैं तो वो आप सिंपल एक जंपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 वाट का कोई बल्ब लगा रहे हैं तो उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है आपको कोई केबल लगानी पड़ेगी। लोड पे डिपेंड कर रहा होता है कि लोड ओके सर। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। 253। अच्छा, आपकी था क्वेश्चन।
अच्छा, ये तीनों इसमें बताए हुए हैं कि लेफ़्ट पे जो डायग्राम बनी हुई है ये होम ऑटोमेशन कह लें, या इसमें बताया हुआ है घर में कहाँ कहाँ होम ऑफिस बनाया हुआ है। इसमें आपको डिफरेंट केबल रिक्वायर्ड हैं, एलसीडी, बेडरूम, ये मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। बाकी सेकंड जो पिक्चर है इसमें मार्केट दिखाई हुई है, कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ यूज़ होंगी जो केबल है। और थर्ड में इंडस्ट्री का दिखाई हुई है, इसमें ऑब्वियसली कोई हैवी वायर केबल जो है वो यूज़ होंगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल लाइटनिंग सर्किट्स, ये जो अभी आपको कौन सी एक्टिविटी 11 एक्टिविटी 11 अब एक्टिविटी 11 में जो हमने डिस्कस किया है वही ये चीज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो टॉप पे है नंबर वन है सिंगल लाइट पॉइंट कंट्रोल्ड बाय वन वे स्विच। ठीक है, ये जो सिंपलेस्ट हमने उसमें देखा था स्विचिंग में कि एक बटन से आपने एक ही अप्लायंस जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें न्यूट्रल जो है वो आपका अप्लायंस से पास कर रहे हैं और आपने इस पाथ को ब्रेक किया है एक सिंगल वे स्विच से। और कहाँ आपने किया है, इन द वे ऑफ लाइव, मतलब लाइव से जो आपके पास लाइव से जो कनेक्शन आ रहा है उसमें आपने उस कनेक्शन को ब्रेक करके एक स्विच लगा दिया, मतलब एक समझे ओपन सर्किट आ गया। और ये वन वे स्विच है, मतलब या तो ये नॉर्मली ओपन होगा या फिर क्लोज़ होगा। जब इसे क्लोज़ करेंगे तो पाथ कंप्लीट होगा और ये लाइट से जो करंट आ रहा है ये फ़्लो करेगा और आपकी जो लाइट है या अप्लायंस है वो ऑन हो जाएगी। और जब इसे ऑफ़ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, पाथ जो है वो ब्रेक हो जाएगा और फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सेकंड स्कीम क्या है कि टू लाइट पॉइंट्स कंट्रोल्ड बाय अ वन वे स्विच। एक बटन से आप दो अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें क्या किया है कि इसमें न्यूट्रल पे ज़रा गौर करें। न्यूट्रल से जो कनेक्शन आ रहा है वो भी हमने क्या किया है, दोनों को दिया है। न्यूट्रल से कनेक्शन आ रहा है उसमें एक पॉइंट हमने फर्स्ट अप्लायंस को दिया और यहीं से वो आगे कंटिन्यू करके वही पॉइंट हमने सेकंड अप्लायंस को दिया है। और इसी तरह जो लाइव से कनेक्शन आ रहा है वो भी हमने इसी तरह पहले फर्स्ट अप्लायंस को दिया है और फिर सेकंड अप्लायंस को। मतलब न्यूट्रल की वायर जो है वो भी सारे अप्लायंसेस से पास होगी और लाइव की वायर जो है वो भी सारी अप्लायंसेस से पास होगी। और इसको क्योंकि हम एक बटन से कंट्रोल कर रहे हैं तो हमने इसका पाथ ब्रेक करके एक सिंगल वे स्विच लगा दिया कि जब ये सर्किट क्लोज़ होगा या इसको हम बटन को ऑन करेंगे तो फ्लो ऑफ करंट की वजह से दोनों अप्लायंसेस जो है वो ऑन हो जाएंगे और इस बटन को ऑफ़ करने से दोनों अप्लायंसेस जो है वो ऑफ़ हो जाएंगे। ये सेकंड स्कीम थी। अच्छा, इसमें एक्टिविटी में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी कि लैब एक्टिविटी 11 में स्टेयर केस एक अलग केस है। अब इसमें ये हमने छोड़ दिया है जो थर्ड पॉइंट है कि टू लाइट पॉइंट्स कंट्रोल्ड बाय टू वन वे स्विचेस, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। सर ये सब सीरीज में जब पैरेलल में होंगे तो उसको कैसे करना है? एक मिनट में बता रहा हूँ। ये आपका थर्ड जो केस बनेगा ये आपका होगा इसको कम्प्लीटली वन लोड कंट्रोल्ड विथ सिंगल स्विच, टू लोड्स कंट्रोल्ड विथ वन स्विच,
इसको बल्कि मोर स्पेसिफिक करना है, वन लोड कंट्रोल विद सिंगल वन वे स्विच। टू लोड्स कंट्रोल्ड विद वन, इसको भी कर दें वन वे स्विच। कि आगे फिर स्टेयर केस में आपने टू वे स्विच इस्तेमाल करना है तो वो ये मिक्सअप हो जाएगा। टू लोड्स कंट्रोल्ड विद ये आपके थ्री केसेस ये हैं और फोर्थ जो है स्पेशल केस है। वन लोड विथ टू स्विचेस, ये आपका मतलब स्टेयर केस में आ जाता है। तो ये थर्ड वाला जो है, थर्ड गोइंग बैक टू थर्ड केस दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन आ गई होगी आपके पास। थर्ड केस में ये देखें, दो अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, दो लाइट बल्ब्स हैं। अब इसमें ज़रा गौर से देखें, न्यूट्रल से जो आपकी वायर आ रही है वो पहले बल्ब के साथ कनेक्ट होने के बाद वो आपकी दूसरे बल्ब में जा रही है और वहाँ से फिर ये इसकी स्कीम देखें, ये फिर स्विच में जा रही है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल जो है वो लाइव के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसके प्रीवियस केस में क्या था, न्यूट्रल आपकी मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड थी, मतलब न्यूट्रल से आपका जो कनेक्शन आ रहा है वो आपके हर अप्लायंस के एक एंड पे कनेक्टेड था। अब यहाँ न्यूट्रल से फर्स्ट अप्लायंस के पहले एंड से और दूसरे अप्लायंस के पहले एंड से कनेक्ट होने के बाद फिर ये दूसरे एंड से फिर स्विच में जा रहा है। और जबकि लाइव जो है वो स्विच से पास होके फर्स्ट अप्लायंस में अलग से जा रहा है और यही लाइव मतलब ये पहले फर्स्ट स्विच में आया। लाइव पे ज़रा गौर करें, लाइव की जो वायर आ रही है, लाइव कनेक्शन पहले फर्स्ट स्विच में आया और यही कनेक्शन फिर आपका सेकंड स्विच में आ गया। और अगर आपका इससे आगे थर्ड स्विच है तो यही कनेक्शन आपका यहाँ से थर्ड स्विच में चला जाएगा एंड सो ऑन। जितने स्विचेस हैं लाइव का कनेक्शन आपका ये हर स्विच के एक एंड पे चला जाएगा। ठीक है, और बाकी स्विच का जो दूसरा एंड है वो आपका डायरेक्टली अप्लायंस में चला जाएगा। ये देखें, दूसरा एंड जो है ये अप्लायंस में, मतलब न्यूट्रल जो है वो आपका हर अप्लायंस के या जितने बल्ब्स हैं उनके एक एंड पे होके आगे प्रोसीड करते जाएंगे और जो लास्ट आपका बटन होगा उसके दूसरे एंड पे आ जाएंगे। और जबकि लाइव जो है, क्योंकि इसमें जो आपका स्विच का दूसरा एंड है वो अप्लायंस से कनेक्ट है, या यूँ समझ लें ये राइट साइड वाला कनेक्शन छोड़ दें अभी, यूँ समझ लें न्यूट्रल का जो है कनेक्शन वो हर अप्लायंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ तक है बस, पहले ये फर्स्ट अप्लायंस के फर्स्ट कनेक्शन और फिर सेकंड अप्लायंस के फर्स्ट कनेक्शन। मतलब इसके आगे अगर मज़ीद आपने बल्ब्स लगाए हुए तो उनके भी ये फर्स्ट जो कनेक्शन है उसके साथ ये कनेक्टेड होगी न्यूट्रल की वायर। अब लाइव की वायर आपने हर स्विच के फर्स्ट जो इसका कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर देनी है और स्विच का जो सेकंड कॉन्टैक्ट है वो आपने अप्लायंस के साथ, जो अप्लायंस का दूसरा एंड खाली छोड़ा हुआ है वो आपने उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। मतलब यहाँ से मज़ीद बल्ब्स होंगे तो वो इसी तरह स्विच का जो सेकंड एंड है वो अप्लायंस के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये तीन तरीक़ों से आप कर सकते हैं, सिंगल स्विच टू कंट्रोल वन लोड, सिंगल स्विच टू कंट्रोल टू लोड्स, और
सेपरेट स्विचेस टू कंट्रोल सेपरेट लोड्स। तो ये जो आपकी एक्सटेंशन होती हैं या घरों में जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें इसी तरह कनेक्शन होते हैं। कभी आप एक बटन से मल्टीपल लाइट्स कंट्रोल करते हैं, कभी आप एक बटन से एक कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जब आपने जैसे स्विच लगाते हैं, स्विच बोर्ड होता है उसमें डिफरेंट बटन से डिफरेंट अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरह से कनेक्शन किए हुए होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हाँ सर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये आपका है स्पेशल केस जो आपको बताया था, स्टेयर केस। ठीक है, ये स्टेयर केस में जो है ये देखें, अभी इससे पहले आपके पास ये वन वे स्विच है, मतलब इसकी एक ऑफ पोजीशन है और एक ऑन पोजीशन है, तीसरी कोई पोजीशन नहीं है। अब ये आपके पास जो है ये आपके वन वे स्विच है और ये आपका टू वे स्विच है, मतलब या तो इसकी पोजीशन 1 होगी या इसकी पोजीशन 2 होगी। ठीक है, इन दोनों में आपने थोड़ा डिफरेंस रखना है। ये आपका देखें टू वे स्विच का मतलब है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, और ये आपका है टू वे स्विच, इसकी दो पोजीशन है, या तो पोजीशन 1 पे होगा या वो पोजीशन 2 पे होगा। अब इस केस में आप देख लें, दोनों बटन आप जिस तरह मर्ज़ी कम्बिनेशन कर लें, एक टाइम में ये मतलब दोनों स्विचेस जो हैं वो एक काम नहीं करेंगे। मतलब एक स्विच अगर आपका पोजीशन 1 पे है तो दूसरा जो स्विच है वो उसके अपोजिट कोई एक्शन करेगा। अगर आपका इसकी देखें इसको, ये आपकी न्यूट्रल, इसमें से कनेक्शन तो सिंपल है। ये देखिए न्यूट्रल की वायर जो है एक ही अप्लाइंस है। अब इसमें अगर लेट्स सपोज आपने एक से ज़्यादा लाइट्स लगा दी हैं तो वो न्यूट्रल का कनेक्शन जो है वो मल्टीपल लाइट्स में जाएगा, इस तरह कि वो यहाँ से कनेक्ट हुआ है, यही वायर आगे जाएगी, वो दूसरे अप्लाइंस के फर्स्ट कनेक्शन या फर्स्ट जो उसकी पिन है वहाँ कनेक्ट होगी, और ये जो आपका सेकंड बटन है फिर ये आपका लास्ट वाले में कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब हो क्या रहा है कि इनके जो टू वे स्विचेस हैं, इनके जो दो पॉइंट्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, या इनको इसको कह लें इनकी जो टू पोजीशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। देख लें इनके दोनों पोजीशन आपस में कनेक्टेड हैं। अब लेट्स सपोज स्विच 1 जो है वो पोजीशन 1 पे है और स्विच 2 जो है वो भी पोजीशन 1 पे है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो लाइट है वो टर्न ऑन हो जाएगी, लाइट ऑन हो जाएगी, क्योंकि इसको पाथ जो है वो कंप्लीट मिल गया। यहाँ से लाइन में से करंट आएगा और यहाँ स्विच 1 भी क्लोज मिलेगा और स्विच 2 भी क्लोज मिलेगा, तो ये पाथ क्लोज होने से लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये देख लें इन दोनों में से कोई एक बटन जो है, दोनों में से कोई भी एक बटन अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब S1 या तो 2 पे चला जाए या S2 जो है वो 2 पे चला जाए, तो ये क्या होगा, लाइट ऑफ हो जाएगी। या एक और केस, अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों बटन एक टाइम में प्रेस हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि S1 और S2 साइमल्टेनियसली प्रेस कर दिए, तो उसमें क्या होगा, S1 2 पे चला गया, S2 ये भी 2 पे चला गया है, तो क्या लाइट दोबारा ऑन हो जाएगी। मतलब जितने टाइम के लिए बीच में हो सकता है कोई माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड, अगर साइमल्टेनियसली भी अगर आप बटन क्लोज करेंगे तो हो सकता है उसमें कोई मिली सेकंड का ऐसा पॉज हो कि उसको पाथ को कोई ओपन सर्किट मिल जाए, तो उसमें हो सकता है कि वो माइनर से टाइम के लिए बल्ब ऑफ होगा, उसके बाद दोबारा ऑन हो जाएगा। या अगर वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली उसको प्रेस करेंगे एक साथ, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। जब हम बटन की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो बेशक कुछ मिली सेकंड के लिए ही जो है वो ओपन सर्किट हो, लेकिन वो ओपन सर्किट होगा। अब ये देखें पोजीशन 1 से 2 पे आने के लिए
क्या होगा, ये पहले ओपन सर्किट होगा, उसके बाद दोबारा क्लोज सर्किट हो जाएगा। इसी तरह ये भी पहले ओपन सर्किट होगा और फिर क्लोज सर्किट। मतलब साइमल्टेनियसली भी अगर आप प्रेस करेंगे तो वो कुछ मिली सेकेंड के लिए या कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए फ्लो ऑफ करंट को ओपन पाथ मिलेगा और बल्ब आपका एक माइनर से टाइम के लिए ऑफ होगा, फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट के कोई चांसेस नहीं है। इन दोनों में से कोई एक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। S1 को कर दें 2 पोजीशन पे या S2 को कर दें, मतलब यूँ समझ लें ये अपरेंटली क्या है, ऑन है। S1 को S2 पे कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्योंकि इसको देखें ओपन पाथ में क्या जो लाइन से करंट आ रहा है वो यहाँ से जब पोजीशन 2 पे आ जाएगा तो यहाँ आके इसको ओपन सर्किट मिल जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा अनलेस कि आप S2 को या तो पोजीशन 2 पे ले आएँ या S1 को दोबारा से पोजीशन 1 पे ले आएँ। तो ये आपका स्पेशल केस है स्टेयर केस। तो इससे मिलती जुलती डायग्राम जो है वो आपने स्टेयर केस की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप, तो ये स्टेयर केस जो है ये क्लियर है आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर। और इसका एडवांटेज यही है कि अगर आपने स्टेयर्स में कोई लाइट लगानी है सीढ़ियों में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए, एनर्जी लॉसेस को बढ़ाने के लिए, कि अगर आपने लेट्स सपोज ऊपर से बटन ऑन किया है तो नीचे आने के बाद ऑब्वियसली या तो वो लाइट जलती रहेगी या वापस ऊपर जाके अगर आप दोबारा बटन बंद करते हैं तो उसका कहना चाहिए उसका जो पर्पज़ है वो फौत हो जाता है। क्योंकि आपने जब गुजरना है तो आपको लाइट चाहिए, अगर आप दोबारा जाके बंद करेंगे तो फिर आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा। तो इसका पर्पज़ यही है कि आपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लाइट ऑन कर दिया, जब आप फ्लोर क्रॉस कर गए, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ गए या नीचे वाले फ्लोर से ऊपर चले गए लाइट ऑन करके, तो अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पर जाके आप दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो लाइट अब क्लोज़ हो जाएगी। तो वो एनर्जी सेविंग के लिए या आप इस तरह स्टेयर केस सीढ़ियों के लिए स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्विचेस यही जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसमें ये टाइप्स हैं। लोड को कंट्रोल करने के लिए हम स्विचेस यूज़ करते हैं कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसको कट करने के लिए, कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको ऑन या ऑफ़ कर दें। अगर आप स्विचेस यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सॉकेट्स जो हैं वो अक्सर बगैर बटन के होती हैं, या फिर अगर बटन उसका ख़राब हो जाए या जल जाए तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट में क्या है कि स्विच लगाते ही वो करंट जो है वो अप्लायंस में आना शुरू हो जाता है, तो समटाइम्स डेंजरस भी हो सकता है कि अगर एक्सेस करंट समटाइम्स आ रहा है मेन से तो वो अप्लायंसेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बटन से क्या होता है कि वो आप पहले सॉकेट लगाते हैं, स्विच लगाते हैं सॉकेट में, उसके बाद फिर आपके कंट्रोल में होता है कि आप एवरीथिंग मेक श्योर करके फिर आप बटन को ऑन करते हैं, या अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन बटन को ऑफ भी कर देते हैं। तो उसमें बटन्स जो हैं या स्विचेस जो हैं वो 2 वे, 3 वे या इवन 4 वे भी आते हैं, या एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज स्विचेस। ये उनके कुछ स्कीमेटिक दी हुई हैं। ठीक है, मतलब 2 वे स्विच अभी स्टेयर केस में देख लिए हैं, इसके अलावा 3 वे स्विचेस भी हैं। ये यहाँ राइट मोस्ट पे ये कोई पुश बटन लग रहा है शायद। बहरहाल ये आपकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो ड्राइंग्स होती हैं या इंडस्ट्री का जो लेआउट या स्कीमेटिक बनाया हुआ होता है उसमें ये इस तरह रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं इंजीनियर्स को बताने के लिए कि किस पोजीशन किस पॉइंट पे कौन सा स्विच लगा हुआ है। तो इसकी अभी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही एक दफ़ा उसको बस गो थ्रू कर लें। बाकी सॉकेट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स में आती हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, इसमें नॉर्मली पाकिस्तान में तो 230 वोल्ट्स यूज़ हो रहे हैं, अक्सर कंट्रीज़ में 110 वोल्ट्स भी होते हैं।
तो अक्सर जो है वो 2 कनेक्शन वाली सॉकेट्स होती हैं, अक्सर 3 कनेक्शन वाली होती हैं। जो अब इसमें कंट्रीज़ का भी बताया हुआ है कि यूरोप में इस टाइप के सॉकेट यूज़ होते हैं। अब ये फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया, ये इंडिया में इस टाइप के, मतलब हर कंट्री में डिफरेंट होते हैं। फिर उस हिसाब से अप्लाइंसेस में भी उसी तरह के स्विचेस लगे हुए होते हैं। तो इनकी जो है वो जो है रेटिंग और स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट मतलब फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अब ये वाले अगर सॉकेट यूज़ हो रही हैं, इसमें देखें राइट साइड पे 220 वोल्ट्स के ये सॉकेट यूज़ हो रही है, तो उस हिसाब से स्विचेस जो है वो इस तरह के बनाए जाते हैं अप्लाइंसेस में। और अगर ये वाले स्विचेस यूज़ हो रहे हैं तो उस हिसाब से फिर ये वाले मोर लेस तकरीबन सेम ही है ये, मतलब इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशन जो है अवेलेबल होते हैं। सर ये शेप चेंज क्यों होती है? अब ये मतलब सेम बना। कंट्री टू कंट्री ये थोड़ा वेरी करता है वो। मतलब इसको मॉडिफाइज भी इस पे करते हैं कि एक कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई शॉर्ट सर्किट की या स्पार्किंग की, तो वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि जिसमें स्पार्किंग का जो बिहेवियर है, या अक्सर होता है कि कनेक्शन लूज़ रह जाते हैं, तो फिर वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि स्विच लगने के बाद वो कनेक्शन जो है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। अब अक्सर जो आजकल चाइना के अप्लाइंसेस आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो सॉकेट जो है या सॉरी स्विच जो होते हैं, स्विच वो 3 पिन होते हैं और उसमें से वो राउंड शेप के बजाय वो स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो जो इंटरनेशनली जो सॉकेट्स हैं वो अब इसी तरह, जिस तरह ये आप टाइप 1 देखें, टाइप 1, टाइप ए और टाइप बी, ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर ये वाले यूज़ हो रहे हैं। इसमें स्पार्किंग के या लूज़ कनेक्शन होने के चांसेस कम से कम होते हैं, और इसमें प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मली यहाँ जो यूज़ होते हैं उसमें अक्सर कनेक्शन स्विच लगाने के बाद लूज़ भी हो जाते हैं और उसमें करंट लगने के चांसेस भी होते हैं। तो इसमें ये प्रोटेक्शन पर्पस के हिसाब से फिर इसको मॉडिफाई करते हैं। मतलब ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ISO 9002 एक स्टैंडर्ड है, इसी तरह करंट इसके लिए भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, IEEE के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करती हैं फॉर ह्यूमन सेफ्टी मेनली। सर मोर सिक्योर कौन सा वाला है, हम कौन सा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इसमें घर में? देख लें आजकल जो सॉकेट्स आ रही हैं उसमें तकरीबन सारे कनेक्शन मतलब कम्बिनेशन होते हैं। आपने अगर आपको याद हो जो आपने अभी जो एक्सटेंशन बनाई है कारपेंट्री शॉप में, उसमें जो आपने सॉकेट लगाई है उसमें टू पिन 3 पिन उसमें तकरीबन हर तरह के कनेक्शन हैं। तो आजकल नॉर्मली इसी तरह के यूज़ हो रहे हैं सॉकेट के, जिसमें हर तरह का कम्बिनेशन होता है कि अप्लाइंसेस में जिस तरह का मर्ज़ी स्विच है वो उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो ये टाइप 1 जो है ये भी सेफ़ है। टाइप 1, टाइप जी, टाइप बी, टाइप ए, ये मतलब सेफेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मतलब अब ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली? कोई भी मतलब कर सकते हैं आजकल जो आ रहे हैं सॉकेट्स, वो उसमें तकरीबन सारे कम्बिनेशन ही होते हैं। वो लेकिन वो डिपेंड करता सर है कि आजकल आपके एक अप्लायंस में स्विच भी उसी तरह का होना चाहिए। अदरवाइज़ आपने अगर सॉकेट उस तरह के लगा लिए है तो आपको फिर स्विच में कोई कनेक्टर लगाना पड़ेगा, फिर आप कनेक्टर के थ्रू फिर उस सॉकेट में जो है कनेक्ट होंगे। सर आजकल सॉकेट्स आ रहे हैं जिसके अंदर अगर हम स्विच डालते हैं तो वो उनको ग्रिप कर लेता है, जब तक बटन नहीं दबाते तब तक वो नहीं खुलता। तो वो तो फिर वो सबसे यही बेहतर होगा इन। वो यही है ना, मतलब प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे हैं कि एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको ओवरकम करके उसमें कोई कोई प्रोटेक्शन एलिमेंट लगा देते हैं, कोई फ्यूज़ लगा देते हैं कि एक्सेस करंट है तो वो इवन उसका सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। इवन तो कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें फ्यूज़ भी लगा हुआ होता है या सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ होता है। तो वो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर बात है अवेलेबल है, जितनी कॉस्ट आप ज़्यादा पे करेंगे वो उतना अच्छा आपके पास परचेज़ कर सकते हैं आप। कॉस्ट भी इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से आपको हैज़र्ड्स
जो हैं इसके ड्यूरिंग वायरिंग या वायरिंग के जब आप नियर अबाउट वायरिंग में आप काम कर रहे हैं, तो इसमें जो लाइव वायर है स्पेशली उससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। लाइव वायर जो है क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, न्यूट्रल में नहीं होता, तो अगर लाइव वायर को आप किसी तरीके से बगैर किसी इंसुलेशन के आप टच कर लें तो वो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या इसमें ये हो सकता है कि कोई आपका अप्लाइंस है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो मेल फंक्शनिंग कर रहा है। मेल फंक्शनिंग मींस उसके अंदर कोई कनेक्शन जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा, वो फिर ह्यूमन सेफ्टी के लिए फिर डेंजरस हो सकता है। और इसके अलावा फिर एक और केस ये हो सकता है कि अगर आपका जो अपरेटस है या कोई अप्लाइंस है वो अनस्टेबल है, जैसे आप एग्जांपल इसकी देख सकते हैं कि आपकी जो घरों में आयरन यूज़ होती है, इस्त्री जिसे कहते हैं, या कोई हीटर यूज़ होता है, अगर उसका स्विच जो है वो लूज़ है या जैसे मैनुअली आपने लगाया हुआ होता है वो लूज़ है या उसकी वायर सही तरीके से कनेक्ट नहीं की हुई, तो वो स्पार्किंग कर रहा होता है। तो उसमें क्या आपका अप्लायंस जो है वो भी बर्न आउट हो सकता है, और अगर उसके करीब कोई है तो अगर वो टच कर दे उसको तो उसको करंट भी लग सकता है। तो ये इसमें जो है हैज़र्ड्स इसमें हो सकते हैं, तो इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। सर जी इस आप कह रहे हैं लाइव वायर में करंट होती है और न्यूट्रल वायर में नहीं होती, तो हम न्यूट्रल वायर यूज़ क्यों करते हैं? न्यूट्रल वायर का आपको पता है ना, ये पाथ कंप्लीट करने के लिए होती है। करंट तो लाइव वायर में ही है, लेकिन जब तक उसको फ्लो ऑफ कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा, मतलब यूँ समझ लें, इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि एक जगह पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप रास्ता बनाएंगे तो वो आगे फ़्लो करेगा, अदरवाइज़ वो एक जगह खड़ा रहेगा पानी। जैसे समझ आ रही है ना, एक पॉन्ड है, कोई कह लें कोई झील है, या कोई एक जगह आपने पानी को स्टोर किया हुआ है, अगर आपने पानी को फ़्लो करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें आप छोटी छोटी नालियाँ या कोई रास्ता बनाएंगे, कोई पाथ उसको प्रोवाइड करेंगे, तब वो फ़्लो होके किसी दूसरे एंड पे जा सकेगा। जैसे इसकी एग्जांपल आप देखें, डैम है, जिस तरह डैम में पानी स्टोर है, लेकिन जब हमें उसे दूसरे किसी जगह पे या किसी एरिया में पहुंचाना है तो हम गेट्स ओपन करते हैं और उसको डिफरेंट पाथ देते हैं, और वो एक ही जगह से डिफरेंट डायरेक्शन में जाके स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसी तरह जो आपकी लाइव वायर है उसमें समझ लें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेंगे, पास करेंगे, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हम अप्लाइंसेस में यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो एक ही जगह पे स्टक रहेंगे। इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आपने कभी देखा हो कि जो हाई हाई टेंशन वायर्स होती हैं जो आपकी ये खंभों से गुजर रही हैं, इसके ऊपर कौवे बैठे हुए होते हैं, तो कभी उनको आपने देखा है कि उनको करंट लगाओ, हालांकि वो हाई टेंशन वायर्स हैं? नो सर। तो वो दूसरी वाली तार को टच करेगा तो तब करंट लगेगा, ऐसे तो नहीं लगेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, डेट्स द पॉइंट कि उनको जब पाथ कंप्लीट मिलेगा तो तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे और करंट नहीं लगेगा। अब अगर आप लाइव वायर को किसी तरह टच करते हैं तो दूसरा एंड आपका किधर होगा, आप ज़मीन पे खड़े होंगे, हवा में तो नहीं होंगे। या तो कोई ऐसी सिचुएशन है ना कि आपने लाइव वायर पकड़ी हुई है और आपके पैर जो हैं वो ज़मीन पे नहीं है, फिर तो आपको करंट नहीं लगेगा हवा में, मतलब किसी तरीके से भी आप। या यूँ समझ लें कि अगर एक बंदा हाई टेंशन वायर पे लटक भी जाए तो उसको करंट नहीं लगेगा जब तक कि उसका दूसरा एंड या उसके पैर जो हैं वो दूसरी तार को लग जाएं या ज़मीन पे लग जाएं या किसी पोल पे लग जाएं। तो ये इसकी लॉजिक है। इसलिए कहते हैं कि जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपके शूज़ जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, हैवी सोल के होने चाहिए, उसमें क्या कहना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए। अगर आपका शूज़ जो है वो
मतलब उसका सोल जो है वो प्रॉपर है, उसमें कोई होल नहीं है। होल होने से क्या होगा, उस अर्थिंग हो जाएगी, मतलब वो आप ग्राउंड हो जाएगा आपका पैर, पाथ मिल जाएगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई लाइव वायर टच हो जाती है तो वो, अगर आपके जूते में सुराख है तो वो उसको पाथ मिल जाएगा। अगर आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रीशियंस या वापडा वाले हैं, ये इनके काफ़ी हैवी जूते होते हैं। उसका मकसद यही होता है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई अगर वायर टच हो जाए तो उनको सेफ्टी मिल जाए, कि उनको मतलब करंट को पाथ नहीं मिलेगा फ़्लो होने के लिए, तो वो फिर मतलब बच जाएंगे इससे। और दूसरी चीज़ क्या है, हाथों में अगर ग्लव्स पहने हुए लेदर के और जूते आपके अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि फिर करंट लगे। तो ये है प्रोटेक्शन। अब इसमें सेकंड फिगर में देखें, अब इसने बेयर फुटेड है और इसने किसी स्विच को हाथ लगाया तो ये करंट इस सूरत में लगा है। इसलिए आपने बचपन से सुना होगा अपने बड़ों से कि नंगे पैर या जब आपके हाथ गीले हों तो आपने किसी स्विच को हाथ नहीं लगाना, ऐसा ही है। ये बात है आपकी नॉलेज जी में? सर। तो उसका पर्पज़ यही है कि अगर तो आपने शूज़ पहने हुए हैं प्रॉपर, तो उसमें चांसेस हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा भी है तो वो बहुत ही माइनर से टाइम के लिए लगेगा और वो करंट आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर आप खुदा ना ख्वास्ता नंगे पैर हैं तो एक दफ़ा अगर आपने लाइव वायर को टच कर दिया है या कहीं से आप कहीं खुदा ना ख्वास्ता ऐसे टच हो गए तो वो करंट आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पाथ मिल गया कंप्लीट। अदरवाइज़ आपने चप्पल जूते कोई पहने हुए हैं, आप लाइव कहीं खुदा ना ख्वास्ता कहीं बेदहानी में कहीं टच हो भी जाते हैं तो वो एक मिली सेकंड के लिए आपको लगेगा और वो छोड़ देगा। मतलब वो, क्योंकि उसको पाथ नहीं मिलेगा आगे फ्लो करने के लिए ना, तो अगर उसको पाथ मिल जाएगा तो फिर वो नहीं छोड़ेगा करंट। तो ये इसलिए ये तो एक यूँ समझ लें थंब रूल है कि आपने बेयर फुटेड, और क्योंकि जो वाटर है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गीले हाथों से आपने कभी भी किसी स्विच को, बेशक वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना भी गुजर रही हो, तो आपने उसको हाथ में लगाना। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट एंड ओनली बी गिवन वंस, तो इसको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट लीथल करंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। अच्छा, इसमें लीथल करंट जो है इसकी थ्योरी ये है कि जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस होती है डेट वेरीज फ्रॉम 4 किलो ओम टू 24 किलो ओम। मतलब ये इनकी रिसर्च है हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट HSE, ये बनता है हेल्थ एंड सेफ्टी ई से, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ है। तो बहरहाल इसमें जो ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस है वो 4 किलो ओम से 24 किलो ओम तक वेरी करती है। तो इसके मुताबिक जो सेफ़ करंट रेंज है वो लेस दैन 20 मिली एम्पियर्स है। मतलब 20 मिली एम्पियर से कम अगर करंट है तो वो ह्यूमन बॉडी सस्टेन कर सकती है। इससे ज़्यादा का करंट अगर फ़्लो करेगा तो वो उससे भी शॉक लग सकता है। तो ये इसमें रेटिंग निकाली हुई है, ये करंट आप निकाल सकते हैं कि अगर 220 वोल्ट्स आ रहे हैं हमारे स्विच बोर्ड में, और ह्यूमन रेजिस्टेंस जो है मतलब अगर वेदर ह्यूमिडिटी वाला है तो 4 किलो ओम पॉसिबिलिटी है कि ऑफ़र करेगी बॉडी, और अगर ड्राई सीज़न है तो उसमें 24 किलो ओम ऑफ़र करेगी। तो इसमें आप करंट निकाल लें तो ये मतलब 54 मिली एम्पियर आ रहा है, विच इज़ नॉट सेफ। 4 किलो ओम शो कर रहा है कि ये नमी वाला मौसम है। मॉइस्ट स्किन का मतलब है कि जैसे नमी वाला मौसम होता है, कोई बारिशें वगैरह हो रही हैं, जैसे फोग पड़ रही है, तो इसका मतलब है इस तरह के सीज़न में जो करंट फ़्लो करेगा, अगर आप किसी स्विच को हाथ लगाते हैं स्विच बोर्ड में तो 54 मिली एम्पियर फ़्लो करेगा, तो वो विच इज़ नॉट सेफ़, तो डेंजरस है। तो ये जो वेट इन्वायरमेंट या वेट वेदर है ह्यूमिडिटी वाला, उसमें स्पेशल केयर करनी होगी कि आपने
जो इलेक्ट्रिक वायर है या कोई भी कनेक्शन है उसको विदाउट एनी प्रोटेक्शन आपने नहीं छेड़ना। पहले आपने प्रिकॉशन सारी लेनी है। मेन स्विच मतलब आपने काम करना है, मेन स्विच बंद करना है, मेक श्योर करना है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। फिर आपने उसमें कोई अपना कोई भी काम है, कनेक्शन चेंज करने हैं या कोई न्यू कनेक्शन करना, वो करना है। इसमें अच्छा इसको हाफ कर लेते हैं आज फिर मेरे ख्याल से। अच्छा वायर स्टैंडर्ड्स जो हैं ये देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की वायर जो है मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आपने अभी जो एक्सटेंशन बनाई है इसमें आप लाए थे 329 की शायद वायर लाए थे, इसके अलावा 729 की भी होती हैं। इसमें डिफरेंट गेजेस की वायर जो है अवेलेबल होती है। तो ये डिपेंड कर रही होती है कि इसके अंदर जो कॉपर मेटल या कोई और अलॉय जो है जो पास कर रहा है वो कितने गेज का है, कितने एमएम का है, ये स्टैंडर्ड उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा अब इसमें ये गेजेस के साथ ये इसकी थिकनेस दी हुई है कि जो आपकी गेज 10 जो वायर होगी उसकी थिकनेस होगी 2.58 mm। इसी तरह बाकी जो गेजेस हैं उसमें ये थिकनेस इस तरह होगी। मतलब ये चार्ट वगैरह अवेलेबल होता है, इसको मतलब रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, याद भी नहीं रहता। तो जब आपने परचेज़ करनी होगी तो इसका कोई डाटा शीट या कोई चार्ट वगैरह मिल जाता है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वायर्स शो की हुई है राइट साइड पे। नंबर 2 वायर एट टॉप और ये नंबर 10 बॉटम। इसी तरह ये नंबर 16 टॉप पे है और नंबर 10 मतलब यहाँ जो फिनिश हुई है उसके फर्दर पे। मतलब नंबर जितना इंक्रीज़ हो रहा है उतनी उसकी थिकनेस जो है वो कम हो रही है। अब ये एसआई सिस्टम जो है या मैट्रिक सिस्टम जो है दोनों डिफरेंट है। एक आपका एसआई सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम है। मतलब ब्रिटिश जो है वो डिफरेंट सिस्टम फॉलो करता है, अमेरिकन जो है वो डिफरेंट सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब एसआई सिस्टम जो है ये अमेरिका में होता है और ये इंग्लिश सिस्टम जो है ये ब्रिटिश में होता है। अब इसमें ये देखें करंट कैपेसिटी जो है 11 एम्पियर के लिए जो नंबर ऑफ़ वायर्स या थिकनेस है ये सिंगल वायर यूज़ कर रहे हैं विद 1.13 mm और इसका एरिया है 1 mm²। और इसी करंट रेटिंग के लिए जो ब्रिटिश यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल वायर विद 0.044 mm थिकनेस कम यूज़ कर रहे हैं और एरिया इसका 0.0015। इसी तरह बाकी जो कैपेसिटीज़ हैं मतलब 13 एम्पियर के लिए ये दोनों डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह 18 के लिए डिफरेंट करंट रेटिंग्स बताई हुई हैं और इसके लिए ये देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं। इसका होता ये है कि अक्सर जगहों पे वोल्टेज लेवल कम होता है लेकिन वो करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं और अक्सर जगह पे करंट लेवल कम कर देते हैं और वोल्टेज को बढ़ा के, क्योंकि पावर जो है वो दोनों केसेस में सेम होती है। कहीं करंट को कम करके वोल्टेज ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं वोल्टेज को ज़्यादा करके करंट को कम कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो अप्लायंस को जो पावर, जैसे आपका ये 1000 वाट का हीटर है तो वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में 1000 वाट ही कंज्यूम करेगा, लेकिन क्या है कि वो जो करंट और वोल्टेज का कम्बिनेशन है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो करंट वोल्टेज का कम्बिनेशन वो डिफरेंट होता है। अच्छा, यूज़ ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया रेटिंग ऑफ वायरिंग, ये भी इसमें बताया हुआ है कि अगर आप 1.5 mm² की कॉपर वायर यूज़ करते हैं, मतलब इस कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.5 mm² है, तो वो आप
सिंपल जो लाइट्स हैं या फ़ैन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2.5 mm² का यूज़ कर रहे हैं तो वो आप एक जो सॉकेट होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये आगे दी हुई हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के, इससे ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो फिर आप हीटिंग पर्पस के लिए, हीटर के लिए ज़ाहिर बात है ज़्यादा रेटिंग चाहिए होती है, पंप्स, हीटर्स। और इसी तरह फिर जो आपका 16 mm² की अगर वायर आप यूज़ करते हैं तो वो जो मेन से आपके पास वायर आ रही है घरों में मेन लाइन से, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जिस पर्पस के लिए आपने यूज़ करनी है उसके मुताबिक उसकी जो थिकनेस है, उसका गेज है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। वायर का चल रहा है, वायर का बस ख़त्म कर लेते हैं। दो स्लाइड और कर लेते हैं। अच्छा, वायर की थिकनेस मेजर करने के लिए आपके पास ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बैठे में सारे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आपका जो है ना नेक्स्ट वीक, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है उसमें क्विज़ भी होना है, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको ज़रा आप केयरफुली जो है इसको अंडरस्टैंड भी करें, तो इसको बाद में थोड़ा गो थ्रू भी करें क्योंकि क्विज़ में फिर यही चीज़ें आनी हैं। अच्छा, एनीवेज ये सर आप काइंडली ये जो साइड है ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं लेटर ऑन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जी सर, थैंक यू। अच्छा, वायर की थिकनेस को मेजर करने के लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। इनमें से 2 आप ऑलरेडी जानते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये स्क्रू गेज है, ठीक है। इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसमें आप mm की एक्यूरेसी से कोई भी मेजर कर सकते हैं थिकनेस। और दूसरा वर्नियर कैलिपर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है स्टैंडर्ड वायर गेज डिस्क। ये डिस्क एक आती है, इसमें जो डिफरेंट mm की वायर्स हैं उसके मुताबिक इसमें चारों तरफ होल हुए हुए। तो इसमें वायर की थिकनेस मेजर करने के लिए इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किस होल में जो है वो उसके मुताबिक है। तो ये तीनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और ये स्टैंडर्ड वायर गेज डिस्क। तो इन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम वायर की जो गेज लेवल है, जो उसकी थिकनेस है, थिकनेस मतलब उसका गेज लेवल बताते हैं कितने गेज की वायर है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कलर कन्वेंशंस जो यूज़ होती हैं नॉर्मली आपकी जो लाइव वायर होती है जिसमें करंट आ रहा होता है वो या तो रेड होती है, येलो होती है या ब्लू होती है। तो अगर आपने अभी तक कोई सर्वो मोटर वगैरह यूज़ की हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, तो उसमें जो पावर की वायर होती है वो रेड होती है, या उसमें शायद ब्राउन भी यूज़ कर लेते हैं। ब्राउन भी अक्सर केसेस में यूज़ कर लेते हैं सर्वो मोटर के केस में, या येलो होती है या ब्लू होती है। मतलब जहाँ फेस कनेक्शन होता है, जो लाइव वायर है जिसमें करंट आ रहा होता है वो नॉर्मली रेड, येलो, ब्लू, या सम केसेस मोटर के केस में ब्राउन भी हो जाती है। और न्यूट्रल वायर जो है वो हमेशा ब्लैक होती है। न्यूट्रल वायर मींस जो आपका कनेक्शन या पाथ कंप्लीट कर रही है, कनेक्शन क्लोज कर रही है, वो आपकी ब्लैक वायर है। यहाँ अगर डायग्राम में देखें, ये लाइन वायर ये 3 कलर की हैं। सिंगल फेज़ में ज़ाहिर बात है एक वायर है तो वो या रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। अगर 3 फेज़ है तो 3 फेज़ में क्या है, तीनों डिफरेंट कलर जो हैं वो यूज़ होंगे। अगर 3 फेज़ मोटर आप देखें तो उसमें ये 4 वायर्स होंगी, रेड, येलो, ब्लू, जो आपकी लाइव होंगी, और उसके अलावा एक 4th होगी ब्लैक। तो ये ब्लैक जो आपकी ग्राउंड की कह लें या न्यूट्रल कह लें, ये ब्लैक होगी हमेशा, ब्लैक सॉरी न्यूट्रल होगी ग्राउंड। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड है एडिशनल है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होती है प्रोटेक्शन के लिए। ये आपकी ग्रीन होती है, ये आपकी ग्राउंड के लिए यूज़ होती है या अर्थिंग के लिए।
तो व्हाट इट कैन डू, इट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज मेटल पार्ट्स। मतलब ये आपको जैसे करंट जो है वो, अगर आप लाइव वायर को टच करते हैं, अगर कहीं अर्थिंग वगैरह हुई भी है, प्रोटेक्शन के लिए कोई एक एक्स्ट्रा कनेक्शन दिया हुआ है, तो करंट जो है एक्सेस वो वहाँ से पास कर जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसको ग्राउंड भी कह सकते हैं और अर्थिंग भी कह सकते हैं। ये ओनली प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होती है। बाकी ये वायरिंग सिस्टम जो है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्लाइड्स कवर हो गई हैं। बाकी ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी तक में जो हमने कवर किया है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर काइंडली ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, वो मशीनरी वाली भी जिसमें लेथ मशीन का है सर, इधर ही चैट में बेशक शेयर कर। हाँ, ये मैं आपके पास इधर है ना, कोर्स मटेरियल मेरे ख्याल से, एक मिनट देखता हूँ कहाँ मिलेगी। हाँ, ये आप जो क्लास में पहला टैब पोस्ट का है, सेकंड टैब है फाइल्स का। सेकंड टैब फाइल्स का ये मिल गया सबको। मैं इधर ये है क्लास मटेरियल, यहाँ अपलोड कर देता हूँ अभी, क्योंकि ये स्लाइड्स अभी रहती हैं। तो ये मैं लेथ मशीन वाली अभी कर लेता हूँ बेशक। बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी वाली जो है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा। ये लेथ मशीन वाली आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगी। इसमें कोर्स मटेरियल का फोल्डर है, इधर फाइल्स के अंदर यहाँ आपको मिल जाएंगी। सर इसे अपलोड लाजमी कर दें सर, ये वीडियो को। ये स्लाइड्स को ना सर, स्लाइड्स को, ये जो वीडियो सर रिकॉर्डिंग हुई है ना सारी, सर इसको अपलोड लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है चलें, ये भी मैं सर और इसको पहले सर कम से कम हाफ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं ले रहे। अच्छा चलें, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने कल भी एक लेक्चर लिया था, वो अभी तक डाउनलोड नहीं हो सका, क्योंकि पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कहीं यस सर, यूट्यूब वगैरह डाउनलोड पे करके अपलोड अपलोड करके होगा। फिर सर हमारी पूरी जो तादाद है हाँ, वो तो है अभी 80 के करीब है, लेकिन इस टाइम से 40 बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं, 40-45 तक। तो इसलिए मैं कह सर रहा था। काइंडली इलेक्ट्रिक सही। वाली भी अपलोड कर दें स्लाइड। इलेक्ट्रिक वाली जो है अभी हाफ ही दरअसल हुई है, अभी आधी रहती है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो फिर आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजन होगी। एक दफ़ा उसको गो कर लें। नेक्स्ट अभी आप लेथ मशीन वाला बेशक, हाँ फाइल्स में मैंने सेंड लेथ मशीन वाली कर दी है। वीडियो भी इंशाल्लाह डाउनलोड हो जाती है वो भी। ठीक है सर, डाउनलोड करके अपलोड लाजमी कर दीजिएगा सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने पूछना था कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है पूरा वर्कशॉप का, इसमें हमारा जो मिड का और फाइनल का कितना पोर्शन है, मतलब कि हमें जो इसकी कोर्स आउटलाइन है वो मिल सकती है? हाँ, ये दरअसल ना मिड टर्म और फाइनल जो है ना, ये थ्योरी में होता है कि अलग अलग सबका है ना, हिसाब अलग होता है वो। इसमें ये है कि